प्यारे बच्चों, आज का आपका सेशन है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा रसायन विज्ञान। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 2019 का जो सेट नंबर FKS आपका सेट नंबर पहला है। ये आपका अग्रवाल का सेट है। सारे प्रश्नों को आपको उत्तर यहाँ पे दिए जाएंगे क्रमशः करके। इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप लोग को बोर्ड परीक्षाओं में 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसके 5 क्वेश्चन आप लोग के 5 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है पहले का कह रहा है कि FCC सेल के कोर की लंबाई दिया है A और इसके परमाणु की जो त्रिज्या है R में रिलेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका रिलेशन होता है R इक्वल टू √2/4 इंटू A होता है। ये आपका आंसर सही है। पहले का खा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। कौन सा विलयन जो सबसे अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो सबसे अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जो आपका विलयन है 0.01 मोल Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से ये आपका सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है। पहले का ग नंबर क्वेश्चन है जो प्रश्न कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, वो आपका दाब पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, पहले का घ नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया A से उत्पाद B में अभिक्रिया की दर अभिकारक का सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे? अब ध्यान देना, अब ये कह क्या रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है, हम लोग इसको सांद्रता को जब 4 गुना बढ़ाएंगे, ठीक है, 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी? कितनी गुना बढ़ी अभिक्रिया? 2 गुना। तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, क्यों 2 हुई है? आप लोग ध्यान दो बच्चों, क्यों 2 हुआ है? कह रहा है कि अभिकारकों का जो सांद्रण है 4 गुना बढ़ाएंगे, जब 2 गुना बढ़ेगी तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी? तो अभिक्रिया की कोट 2 हो जाएगी। बस यही आपका लॉजिक है। पहले का अंगा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि I2 एवं क्षार के साथ, यानी आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफार्म नहीं बनता है? तो उसमें से तीनों, जो आपके 3 ऑप्शन दिए गए वो तीनों बनेंगे। और जो आपका ये जो ऑप्शन कह रहा है मेथेनॉल, तो मेथेनॉल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेथेनॉल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और पहले का 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? कैलीफेरोल है। क्या? कैलीफेरोल है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे का जो का नंबर कह रहा है कि दूसरे का नंबर जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न लिया गया है ये ठोस अवस्था से लिया गया। पहले चैप्टर से प्रश्न आपका ये बना है कि सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक एक सेल का जो कोर बताया जा रहा है 430 पिकोमीटर है। एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना करना है। किसकी गणना करना है? परमाणुओं की संख्या
की गणना करना है। और इसमें बताया जा रहा है कि सोडियम का जो डेंसिटी है यानी जो घनत्व दिया जा रहा है 0.9623, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर दिया गया है क्यूब करके। और कह रहा है कि परमाणु यानी सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 29 होता है। और जो अवगाद्रो संख्या है ये कह रहा है कि 6.023 इंटू 10⁻23 दिया गया है। अब देखिए मैं इसको आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन कैसे होगा। यानी कहा जा रहा है कि डी, आपको इसमें डी पता है, डी कितना 0.9623 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस सेंटीमीटर दिया, इसकी पावर -3 है। और कह रहा है कि इसमें जो अवगाद्रो नंबर ये आपकी वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको हमेशा रटना ही पड़ेगा। और पेपर में फिलहाल पीछे दिया भी रहता है, अगर ना भी दिया हो तो आपको अवगाद्रो नंबर रटना ही पड़ेगा। 6.023 इंटू 10⁻23 है। और इसका जो द्रव्यमान है 23 है। और जो कोर की जो लंबाई बता रहा है, इनकी कोर की जो लंबाई है वो आपको बताया जा रहा है कितना है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है 430 पिकोमीटर है। जब इस पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -10 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तब ये जो पिकोमीटर है ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको लगाने के लिए इनका जो फार्मूला होता है D=Z/A³ इंटू m/Na। क्या अवगाद्रो नंबर है, m क्या मॉस नंबर है, Z क्या है, इनकी समन्वय संख्या है, यानी किस प्रकार का सेल है वो आपको इसकी समन्वय संख्या आपको बतानी है। और A की वैल्यू दी गई है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से हम लोग को Z निकालना है। यदि हम लोग को यहाँ पर Z निकालना है तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, Z यहाँ पे कैसे निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए Z कैसे निकलेगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घनत्व में, घनत्व में जब इसको यानी A³ Na जब इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा D बराबर हो जाएगा A³ सॉरी D इंटू A³ इंटू क्या हो जाएगा हमारा Na हो जाएगा, ये सब इधर चला जाएगा। और इसके बाद Z इंटू M बचेगा। जब हम लोग इसको पुनः अपान करेंगे, हमको Z निकालना है, तो ये जो पूरा आपका अपान हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जो आपका अपान हो जाएगा तो D इंटू A³ इंटू Na अपान जो है आपका ये जो बताए अपान हमारा क्या है, M है। M क्या है, सोडियम का द्रव्यमान है, ठीक है। हम लोग एक एक करके सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, जो हमको वैल्यू हम लोग को जो वैल्यू गिवन है। बच्चों ध्यान समझते रहिएगा, जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि गिवन है। अब यहाँ पर जो हमको D की वैल्यू पता है, D की वैल्यू कितना है 0.9623 इंटू, अब जो A की वैल्यू दिया गया 430 10 की घात -10, जब हम लोग यहाँ पे A³ है तो इसकी घात 3 हो जाएगा। और Na का मान है 6.023 इंटू 10⁻23 बटे क्या हमारा है 23। इसको गुणा करके सबको गुणा कर लेंगे, गुणा करके 23 से भाग दे देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 2, आंसर हमारा इतना आएगा 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो आंसर हमारा लगभग में 2 हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा था। अब दूसरे का जो खा प्रश्न कह रहा है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रासर दाब कह रहा है कि 3.2 वायुमंडल है, बिलियन, ठीक है, यानी बिलियन में स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है, इनकी स्थिरांक की गणना करना है। तो हम लोग को और कह रहा है कि और पदार्थ का जो अणुभार दे दिया गया 342 दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या गिवन है, ठीक है, डाटा जो हम लोग को दिया गया है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो डाटा हम लोग को दिया गया है, जो T की वैल्यू दे दिया गया है 20, जब इस हम ये क्या है सेल्सियस में है, इस सेल्सियस को जो हम कन्वर्ट करेंगे किसमें केल्विन में, तो इसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। जब 20 में 273 जोड़ेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और हमको जो P बराबर दिया है 3.2 वायुमंडल दिया गया है, और जो M का मान दिया गया 342 दिया गया है, और स्मॉल w का मान दिया 45
ग्राम प्रति लीटर दे दिया गया है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, स्थिरांक S की वैल्यू या R की वैल्यू गणना करना है। तो फार्मूला होता है P बराबर CST होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला S बराबर निकल जाएगा P अपॉन CT निकल जाएगा। जब इस फार्मूले को और तोड़ेंगे तो टूटेगा P इंटू M इंटू अपान W इंटू T टूटेगा, ठीक है। अब जो P की जो वैल्यू यहाँ पे बताया गया है 3.2 है और M की वैल्यू 342 है और W की वैल्यू कितनी है 45 है और T की वैल्यू कितनी है 293 है। जब हम लोग गुणा कर देंगे और इनसे नीचे हर को भी गुणा कर लेंगे, अंश को गुणा कर लेंगे। अब हर से अंश में जब भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखिए जो आंसर आ रहा है 0.083, ठीक है, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन इंटू मोल आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरे का, ठीक है, दूसरे का गा नंबर का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रबल तथा, कह रहा है जो प्रश्न आपका बन रहा है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं, पूर्णतः यानी पूरी तरह से घुल जाता हो। तो जब पूरी तरह से घुल जाएगा तो हम उससे बोलेंगे क्या, प्रबल, ठीक है, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसकी परिभाषा को सुन लीजिए, बहुत आसान है। वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, ठीक है, या ध्रुवीय विलायकों में, ठीक है, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्य के जो उदाहरण हो जाएंगे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे इसी में कह रहा है तथा दुर्बल भी हम लोग को बताना है, ठीक है। हम लोग दुर्बल को भी डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में कम आयनित होते हैं या लगभग कम घुलते हैं, ठीक है, या बहुत कम आयनित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिक अम्ल यानी सिरका होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक, H2CO3 हो जाएगा। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हो गए। इसके बाद जो दूसरे का प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि इसी में गा का 2 कह रहा है कि मैग्नीशियम को Mg2+ आयन 0.1 मोल स्लाइड लगाया गया, कॉपर 2+ 1 × 10⁻⁻1 मोल कॉपर ठोस सेल के EMF की गणना करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी गणना करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की गणना करना है, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे कॉपर 2+ आयन और यहाँ पर जो कॉपर का दिया गया है 0.34 वोल्ट दिया गया है और मैग्नीशियम का दिया गया -2.37 दिया गया है। इसके सबसे पहले बात बता रहा हूँ बच्चों, इसमें जो फार्मूला होता है बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस फार्मूला रखना है। ई सेल का जो फार्मूला क्या था, ई एनोड माइनस सी कैथोड, हमेशा एनोड की वैल्यू प्लस होएगी। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान होता है और ऐसे ही न्यूमेरिकल को आप लोग छोड़ते हो, बिल्कुल फ्री का नंबर 3 नंबर 2 नंबर फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि बताया गया एनोड हमेशा प्लस में होता है और कैथोड यहाँ पे माइनस होता है। तो ये फार्मूला जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ई सेल का जो फार्मूला है ई एनोड माइनस सी कैथोड, ई एनोड का जो फार्मूला है 0.34 माइनस और जो कैथोड का फार्मूला है -2.37 है। जो माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो -1 सब ये प्लस हो जाएगा, तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर जो आ जाएगा 2.71 वोल्ट हो जाएगा। अब देख कितना आसान सवाल है, ऐसे न्यूमेरिकल आप लोग कदापि ना छोड़िए, ये फ्री के नंबर मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल डाटा देख के आप लोग डर जाते हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पर प्लस वाली वैल्यू पहले रखो माइनस वाली बाद में रखो, ये माइनस खुल के भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसी का
घ नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों के आधार पर, क्या निम्नलिखित गुणों के आधार पर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही साल में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन अंतर जो बताना वो भी कंडीशन दे रहा है। कंडीशन क्या है, जो कंडीशन यहां पे देखिए 4 कंडीशन दिए गए, इन चारों कंडीशन पे आपको क्या बताना है, ये आपको इन्हीं पे अंतर लिखना है। पहला कह रहा है विकासिता पे कंडीशन अंतर लिखना है, और दूसरा विद्युत अपघट्ट का प्रभाव पे लिखना है, तीसरा पृष्ठ रसायन पे लिखना है, और विद्युत आवेश पे लिखना है। चलिए ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पोर्शन है, जो यहाँ पे थ्योरी लिखी गई है, मैं इस एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरह कॉलम बनाएंगे, द्रव स्नेही क्लोराइड, ठीक है, या सो द्रव रागी भी बोलते हैं, और द्रव विरोधी क्लोराइड को द्रव विरागी क्लोराइड भी बोलते हैं, अथवा करके कभी कभी द्रव रागी और द्रव विरोधी रागी ऐसे करके आ सकता है, तो इसमें डरने की नहीं पहले, ठीक है। उसको हम लोग श्यानता भी कहते हैं। तो द्रव स्नेही क्लोराइड में जो हो गया, द्रव स्नेही क्लोराइड की जो श्यानता परिक्षेपण माध्यम की जो इनकी स्नेहकता होती है से क्या होती है, अधिक होती है। इसमें कह रहा है कि इनके लगभग तुल्य होती है, इसमें कुछ नहीं, लगभग तुल्य बताना है बस, वो लिख करके। और जो दूसरा इसी कंडीशन कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट का प्रभाव क्या है, तो जो विद्युत अपघट्ट का जो प्रभाव है, विद्युत अपघट्ट को मिलाने पर इनका आसानी से स्कंदन नहीं होता है। जब हम इसमें विद्युत अपघट्ट को मिला देंगे, इनका जो स्कंदन होता है आसानी से नहीं होगा, लेकिन कर इनका स्कंदन काफी तीव्र से होता है, का यानी काफी तेजी से होता है। तीव्र मतलब कहने का मतलब काफी तेजी से होता है, ठीक है। अब ये प्रश्न था इसी का है, इसी में जो तीसरा पॉइंट कह रहा, पृष्ठ तनाव क्या कह रहा है, इनका जो पृष्ठ तनाव होता है परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव की तुलना में क्या होता है, कम होता है। लेकिन इनका कह रहा है इनका जो पृष्ठ तनाव होता है परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के क्या होते हैं, बराबर होता है, ठीक है। और इसी का जो हम लोग को 4 पॉइंट है, ठीक है, जो विद्युत आवेश कोलाइडी कणों का आवेश विलयन के पीएच मान पर आधारित होता है। ये कह रहा है कि जो उनका आवेश होता है, कोलाइडी कणों का जो भी आवेश होता है, यह किस पे आधारित होता है, पीएच मान पर आधारित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोलाइडी कणों का आवेश विलयन के पीएच मान पर आधारित नहीं होता है। अगर बच्चों जब भी अंतर लिखने को आए, अगर आपको एक अंतर याद है, उसमें नहीं करके आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीसरे का नंबर जो प्रश्न हमारा है, तीसरे का नंबर ध्यान दीजिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट पदार्थ के 100 यानी कह रहा है कि 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से, ठीक है, mm से घट करके 17.235 mm हो जाता है। तो विलय का अणुभार हम लोग को ज्ञात करना है। जो हम लोग को डाटा, ध्यान दीजिए डाटा क्या क्या हम लोग को दिया गया है। पी नॉट, यहां पर बच्चों जो पी नॉट की वैल्यू आपको पता है, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, डाटा में आप लोग ध्यान दीजिए। जो पी नॉट की वैल्यू दिया गया है 17.535 दिया गया है, पीएस की वैल्यू 17.235 दिया गया है, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 10 ग्राम दिया गया है, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100 ग्राम दिया गया है, एम की वैल्यू 18 दिया गया है। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या करना, हम लोग को पुट करना है। तो चलो ठीक है, मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, जो इसी फार्मूले पर आप लोग को क्या ये न्यूमेरिकल आपका लगेगा, ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन दिया गया, ठीक है। चलिए ठीक, इस हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 17.535, और पीएस की वैल्यू 17.235 दिया गया है, और यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू 17.535 उठा के रख दो, और यहाँ पे जो हम लोग की स्मॉल डब्ल्यू की मान 10 ग्राम दिया गया है, और कैपिटल
W का मान यहाँ पे 100 ग्राम है और M का मान हम लोग को पता है 18 है। ठीक है, जब इनको आप डिवाइड कर दोगे, जब पहले इसको घटा लोगे, घटाने के बाद 0.300 आ जाएगा और 17.535 दिया गया। ठीक है, यहाँ से 10 से 100 में से यहाँ 0 काटेंगे, यहाँ पूरा 10 खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 100 दशमलव हटा दिया। ठीक है, ऊपर जो आपका बच गया 17,535 गुणे 6 बटे क्या 1,000 बराबर यहाँ पे दे दिया गया। जब इसको गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 105.21 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे का खा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, सांद्रता परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग को मोलर चालकता यानी विद्युत अपघट्ट की चालकता, मोलर चालकता, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता जो लिखा गया है, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग परिभाषित करेंगे। एक वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उनके प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी पुनः सुनिएगा, एक वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उनके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा C/1 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और इसका जो मात्रक क्या होता है, ओम, क्या मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। क्यों ओम इनवर्स, R जो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए क्या, और इसका महो होता है सीमेंस होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है। अब हम लोग को आपको बता रहे हैं कि मोलर चालकता क्या होता है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये मोलर चालकता की परिभाषा हो गई। अब देखिए, कह रहा है कि सांद्रता का चालकता तथा चालकता प्रभाव क्या है, इसी में प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो इनका चलिए ठीक, एक एक करके हम आंसर देते हैं। जो पहला पॉइंट क्या बताया गया, विलयन की सांद्रता घटने पर चालकता घटती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है, घटती है। अब इसी का दूसरा कह रहा है कि विलयन की सांद्रता घटने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। और इसी का जो, क्योंकि एक मोल विद्युत अपघट्ट का कुल आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी का घ नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत, ठीक है, यानी भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अवशोषण में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अवशोषण क्या होता है, तो इनका अंतर कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि यह वंडरवाल बलों के कारण होता है। यह वंडरवाल क्या होता है, यह वंडरवाल बलों के कारण होता है। यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है, रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। इनकी जो प्रकृति होती है विशिष्ट नहीं होती है, और इनकी क्या होती है, अति विशिष्ट होती है, अंतर है। और इनकी एंथैल्पी क्या होती है, तीसरा पॉइंट, इनकी एंथैल्पी कम होती है, इनकी एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। और नेक्स्ट बता रहा है, इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है, इसके लिए अधिक ताप क्या होता है, सहायक होता है। अब इसी का जो प्रश्न कह रहा है कि घा का, तीसरे का घा है, निम्नलिखित समीकरण को पूरा, यानी निम्नलिखित समीकरण को हम लोग को क्या पूरा करना है, यानी संतुलित करना है। NaOH को जब Br2 साथ अपक्रिया कर लेंगे तो यहां बन जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनेगा, और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों के
लेंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण और 2 उपयोग भी लिखना है। क्या इनके 2 उदाहरण 2 उपयोग लिखना है? चलिए ठीक है। तो लेंथेनाइड तत्व क्या हो गया? लेंथेनम, यानी 57 पे क्या हो गया? लेंथेनम हो गया, और 58 पे सीरियम हो गया। क्या हो गया? सीरियम हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इनके 2 एग्जाम्पल हो गए, 57 पे लेंथेनम हो गया, 58 पे सीरियम हो गया। ठीक है, लेंथेनम को एलए बोलते हैं, सीरियम को सी बोलते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग 2 उपयोग पूछा गया। पहला कह रहा है कि लेंथेनम का उपयोग कार्बन आर्क लाइट बनाने में, क्या होता है? कार्बन आर्क लाइट बनाने में होता है। और दूसरा कह रहा है कि मिश्र धातु, क्या होता है? मिश्र धातु बनाने में होता है। अब इसके बाद खा वाला जो प्रश्न कह रहा है कि एनिलीन से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, यानी एनिलीन से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए ठीक है, एनिलीन का सूत्र क्या होता है? C6H5NH2। क्या होता है? C6H5NH2 होता है। जब हम लोग यहाँ पर यानी कि NHO2 के साथ हम लोग जब HNO2 के साथ अब क्रिया करवा देंगे HCl के साथ, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अब क्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा, जो इसका रासायनिक नाम होता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, जो इसका सूत्र होता है C6H5N2Cl, और सह उत्पाद में H2O बन जाएगा। और इनका उपयोग पूछा है। चलिए ठीक, इनका मैं आपको उपयोग बता रहा हूँ। विभिन्न उद्योगों जैसे रबड़ रंजक उद्योग और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, दवाइयों के संश्लेषण में, तो ये इनका 3 उपयोग हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 का जो कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है, यानी वेग स्थिरांक के की वैल्यू दिया गया है 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पाया गया। इनकी 3/4, ठीक है, आयु की गणना करना है। 3/4 आयु की जब इनकी गणना करेंगे तो गणना कैसे करेंगे इसको ध्यान दो। यानी के, यानी हम लोग को के की वैल्यू दिया गया 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और ए की वैल्यू हमारा दिया गया, ए की वैल्यू क्या दिया गया है? ए बराबर 1 दिया गया, a माइनस एक्स। अब यहाँ पे जब a की वैल्यू हम लोग को 1 दिया गया है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 3/4, 3/4 माइनस 1 कर लेंगे, 4 × 1 = 4, जब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1/4 बचेगा। क्या बचेगा? 1/4 बचेगा। तो इसी को 1/4 को जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रखेंगे सारी वैल्यू। चलो ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला होता है 2.3, ठीक है, 2.303/k और log a/a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a माइनस की वैल्यू 1/4 है। जब यहाँ पर रख देंगे 1/4, ऊपर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, तो यानी 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 ऊपर आ जाए, तो यहाँ से आगे आ जाए 2 log 2। अब इसको ऐसे लिखा गया। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे जब 2 log 2 है तो 2 को यहाँ पे रख देंगे, लेकिन log 2 की जो वैल्यू दिया गया 0.3014 दिया गया है, इसमें हम गुणा कर देंगे और इससे भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5.45 × 10⁻² सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 5वें का खा कह रहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम, क्या? निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए इनके IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, यानी जो हमारा प्लेटिनम हो गया NH3 पावर, ठीक है, प्लेटिनम और अमोनिया का 6 लगा, ऊपर क्या 4 आयन लिखा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 6 लगा है इसके लिए क्या लगेगा? हेक्सा लगेगा। अब NH3 के लिए मीन लगता है, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम हो जाए क्यों धनायन है,
तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 आयन। आयन मैं आप लोग को निकालना बताया हूँ, तो यहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा आयन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो यहाँ से निकालना। ये आयन जब भी आप लिखेंगे ऐसे नहीं कि इनका 4 है तो यहाँ 4 आयन लिख लिया। अब यहाँ पे कोई नहीं, तो हम यहाँ पे 2 आयन कैसे लिखा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 2 आयन कैसे लिखा गया है। तो इसका K2 ब्रैकेट में NiCN का 4 दिया गया, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या बाहर है, क्या हमारा पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगा टेट्रा हो जाएगा, CN को साइनो होता है और इसका हो जाएगा न्यूक्लिएट। तो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित करना है। जो पहला ए कह रहा है कि संकर आयन, यानी संकर आयन क्या होता है पहला, यानी दूसरा कह रहा है उप संयोजक संख्या। पहला हो गया संकर आयन, दूसरा उप संयोजक संख्या हो गया। ठीक है, तो संकर आयन किसे कहते हैं, किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण, ठीक है, केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगेंड अणुओं पर उपस्थित आवेशों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो ये इसका हो गया संकर आयन। जब भी आपसे पूछे तो यहाँ पे आप, और यहाँ पे उप संयोजक संख्या पूछा गया, चलिए ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उप संयोजन संख्या के बराबर होती है। जब बराबर हो तो CONH3 6Cl2, यानी इसमें CO की जो उप संख्या होगी कितनी होगी, 6। कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, एरिल हाइलाइट का उदाहरण देते हुए इनकी क्रियाविधि समझाइए। तो हम लोग उदाहरण देते हुए इनकी क्रियाविधि को समझाएंगे। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। यहां पर हेलोबेंजीन का बेंजीन नाभिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। अपक्रिया में क्लोरोबेंजीन बेंजीन से कम, ठीक है, बेंजीन से कम तीव्रता से क्रिया करता है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु के, ठीक है, कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु के प्रभाव के कारण क्लोरोबेंजीन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वह बेंजीन से कम, क्या होता है, बेंजीन से कम होता है। इनमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आर्थो या पैरा जो इनकी सिचुएशन पर आ जाता है, क्योंकि आर्थो और जो पैरा होता है इनकी जो सिचुएशन होती है धनात्मक, क्या होती है, धनात्मक मोसोमोरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। मोसो जो मेरिक तथा प्रेरिक जो प्रभाव विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इस सिचुएशन में मोसोमेरिक प्रभाव अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, अब क्रिया में, अब ये कह रहा है जो इनकी फर्स्ट स्टेप कह रहा है, अब क्रिया में क्लोरी जो नियम आयन का बनना पहला हो गया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आपको बताया गया, Cl2 को FeCl3 के साथ जब हम लोग क्रिया करवा देंगे FeCl4 प्लस क्लोरीन प्लस आयन, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्लोरोबेंजीन रिंग पर क्रिया से माध्यम कार्बोकटायन का बनना। तो यहाँ पे कार्बोकटायन का बनना आपको बताया जा रहा है। इस रिएक्शन को आप लोग बहुत बारीकी से लिख लीजिएगा, पेपर के लिए मोस्ट है, पेपर में पूछा जाता है। आप लोग इस प्रीवियस पेपर उठाइए और उसमें देखिए, और सारे प्रश्नों को आप लोग वीडियो को पुश कर करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आप लोग को धीरे धीरे करके सारे प्रैक्टिस सेट को एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगभग मैं करवा दूंगा, आप लोग सारे प्रैक्टिस को करते रहिए। ठीक है, कह रहा है कि माध्यमिक कटायन से उत्पाद का बनना कैसे बनता है, तो ये हो गया।
प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल बनाने की समान विधियां लिखिए। क्या कहला है? प्राथमिक एल्कोहल बनाने की समान विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे? एथेनॉल के दो मुख्य उपयोग भी लिखना है हम लोग को, और संबंधित अपक्रिया के समीकरण भी हम लोग को देना है। अब देखिए प्राथमिक एल्कोहल बनाने की दो यहाँ पे विधियाँ क्या है, ठीक है। अब दोनों विधि को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो उसमें कह रहा है कि जो पहला स्टेप है कि एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन से, क्या कह रहा है? एथिल एसीटेट के जल अपघटन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को एथिल एसीटेट के साथ गर्म करने पर एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? एथिल एसीटेट। अब ध्यान दें, एथिल एसीटेट का फार्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन भी कर पाएंगे। अगर फार्मूला नहीं पता तो रिएक्शन भूल जाइएगा, आप बोर्ड परीक्षा में करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? एथिल एसीटेट का जो फार्मूला होता है CH3COO2H5 होता है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करवा लेंगे तो आपको मिल जाएगा C2H5OH। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो बनाना आपको क्या था? एथिल एल्कोहल, और ये आपका सह उत्पाद बन गया। तो ये आपका मोस्ट है, ठीक है। अब एथिल ब्रोमाइड से देखते हैं हम लोग। एथिल ब्रोमाइड से देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है। तो यहाँ पे एथिल जो ब्रोमाइड C2H5Br है, जो यहाँ पर NaOH के साथ अब क्रिया करवा देंगे, तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान समझिएगा, रिएक्शन एक नंबर का है बच्चों, बस आप लोग समझने का प्रयास करो। रिएक्शन बहुत अच्छे तौर के हम समझाते हैं। C2H5 हो गया और यहाँ से उठा लेंगे OH, मिलके क्या बन जाएगा? C2H5OH। तो क्या हो गया? एथेनॉल बन गया, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं ना? रिएक्शन बहुत अच्छे समझाएंगे आप लोग को, रिएक्शन में डरिएगा नहीं बिल्कुल। और इसका उपयोग, इनके दो उपयोग लिखना है ना। अगर किसी का दो उपयोग आ जाए, हम आपको दो बता रहे हैं, कहीं फेल नहीं होगा। पहला अगर उपयोग लिखना है, अगर जैसे यहाँ पे मैं दो लिख दिया हूँ, ठीक। अगर ये आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपको लिखना क्या है? पहला लिख देना है कि प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, क्योंकि जितने भी यौगिक बनते हैं वो सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड में जाते ही जाते हैं टेस्ट करने के लिए। दूसरा आप लिख सकते हो कि विभिन्न प्रकार की यौगिक बनाने में, कोई भी यौगिक हो गया उससे और भी यौगिक बनाए जाते हैं। तो दो आपका एकदम पॉइंट है, जब आपको नहीं आता है तब, अगर पता है तो एक पॉइंट लिखो। जैसे यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ आप लोग को बताना, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आदि यौगिक के निर्माण में। तो कहने की बात वही है, कहने की बात वही है जो मैंने अभी दूसरा पॉइंट बताया, विभिन्न प्रकार की यौगिक बनाने में। अगर नहीं पता तो ये लिख के काम आप चला सकते हो। और आपका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पेंट व वार्निश के निर्माण में, क्या बताया है? पेंट व वार्निश के निर्माण में, ठीक। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एथेनॉल से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। एथेनॉल से, ठीक है, एथेन कैसे प्राप्त करेंगे तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। CH3C2OH को जो आप ले लेंगे PCl5 की के साथ आप क्रिया करवा देंगे तो बनेगा CH3C2Cl बन जाएगा। और जब जिंक के साथ इसका आप चयन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है? CH3 और CH3 होता है, ये आपका एथेन का सूत्र है। दूसरा है एथेन से एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपका क्या एथेन का सूत्र हो गया, जब आप इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को अपक्रिया करवा दोगे, ठीक है, तो यहां से क्या 2 मॉलिक्यूल लेके अपक्रिया करवाओगे तो एथॉक्सी एथेन बन जाएगा। और इसमें ध्यान है ईथर समूह, कौन समूह है? ईथर समूह है। अब इसी को कह रहा है कि फिनाल बनाने की दो विधि भी लिखिए और
यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है, यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है। जो पहली आपको क्रिया देना है किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल किसके साथ देना है, नाइट्रिक अम्ल के साथ देना है। दूसरा क्या, ब्रोमीन जल के साथ। तीसरा क्या, जिंक के साथ देना है। तो ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ब्रोमीन जल हो गया और जिंक हो गया। तो इनके साथ आप लोग को क्या देना है, अब क्रिया देनी है। अब देखिए यहां पे टॉलुइन जो हो गया, जब टॉलुइन को हम लोग 2O2 के साथ अब क्रिया करवा देंगे तो यहां पे क्या बन जाए, फिनॉल बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न कह रहा है कि जो हम लोग को देना है क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्या देना है, क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फिनॉक्साइड क्या बनाता है, फिनॉक्साइड बनाता है। प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके फिनॉल, क्रिया क्या देता है, फिनॉल, क्या देता है, फिनॉल देता है। चलिए ठीक है, रिएक्शन आप समझिएगा। यहाँ क्या है, क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन में क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, 2Na से आप क्रिया करवा देंगे तो यहाँ बन जाएगा ONA और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इससे आप क्रिया करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल, और सोडियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सांद्र HNO3 से क्रिया, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक से आप क्रिया देना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CCH5OH लिया। ये इसका स्ट्रक्चर बना, आप डरिएगा नहीं, स्ट्रक्चर है फिनॉल का ये C6H5OH। और जब हम लोग अब इसकी क्रिया करवाएंगे 3HNO3 के साथ तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, TNT, क्या बनेगा, TNT। और जो TNT होता है इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा 2,4,6, एंड 2 पे NO2 जुड़ा है और 4 पे NO2 जुड़ा है और 6 पे NO2 जुड़ा है ना, तो इसी को बोलेंगे 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, TNT, क्या बोलते हैं, TNT बोलते हैं बच्चों। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है ब्रोमीन जल से क्रिया, क्या कह रहा है, ब्रोमीन जल से क्रिया। जब फिनाल को हम लोग ब्रोमीन जल के साथ अब क्रिया करवा देंगे तो यहां पे बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, 2,4,6। देखो 2 पे जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, 6 पे जुड़ा है ना, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जब हम लोग फिनाल को बेंजीन के साथ, जब फिनाल को बेंजीन के साथ अब क्रिया कर, जब फिनाल को हम लोग जिंक के साथ अब क्रिया करवा देंगे, यानी डेल्टा के साथ हम जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा और क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, क्या देना है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, बेंजोइल, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है। तो यहां पे जो बन जाएगा C6H5CH2OH बनेगा। अब इसके बाद यहां पे बनेगा सोडियम बेंजोएट, और क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। इसी को हम लोग ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं, और बोर्ड पेपर के लिए कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। और जो इसी का सेकंड नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को, क्या कह रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये हो गया अमोनिया हो गया। जब इसके अब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे बनेगा यूरोटोप्रिन, क्या बनेगा, यूरोटोप्रिन बनेगा और 6H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर जो इसी का थर्ड जो प्रश्न कह रहा है कि एसीटोन को जब
HCN के साथ यानी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो ये हमारा एसीटोन का फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड और इसके बाद CH3, तो ये क्या एसीटोन है और इसके बाद HCN है। ठीक है, जब आप क्रिया करवा देंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत हो आप बताते रहिएगा। अब इसका जो प्रश्न अगला है, टॉलुइन को कह रहा है कि क्या टॉलुइन को CrO2Cl से ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या बनेगा, ये टॉलुइन हो गया CrO2Cl के साथ, जब इसको हम लोग अब क्रिया करवा देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी का जो प्रश्न हमारा है 5 है, एसिटल्डिहाइड को तनुछार से क्रिया कराते हैं, एसिटल्डिहाइड को तनुछार से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड को जब हम लोग को इसके साथ क्रिया करवा देंगे CH3 यानी का एसिटल्डिहाइड के साथ जब क्रिया करवा देंगे तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल, क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को एल्डोल क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। अब इसी का अर्थों में कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे, कह रहा है कैसे प्राप्त करेंगे फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, यानी क्या, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हमारा हो गया फेनिल साइनाइड हो गया। जब H2O के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसी का अगला प्रश्न है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH होता है। जब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से जब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे C6H6 बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे, तो जब हम लोग CH3CHO को जब 3Cl2 के साथ अब क्रिया करवा देंगे CCl3CHO बन जाएगा और सह उत्पाद में 3HCl बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इसी का अगला प्रश्न है फार्मिक अम्ल से, यानी क्या फार्मिक अम्ल से, ठीक है, एथिल फार्मेट कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो फार्मिक अम्ल में जो हमारा समूह है, इसमें समूह कौन सा है, कोई बताएगा, जो समूह है कौन सा है, जो समूह है इसमें कौन सा इसमें कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह है। जब हम लोग जब अब क्रिया इससे साथ करवा देंगे C2H5OH के साथ तो बन जाएगा HCOOC2H5, तो एथिल फार्मेट हमारा बन जाएगा। बच्चों आपका जो प्रश्न कह रहा है कि 7 का यानी प्रश्न नंबर 7 का जो कह रहा है कि इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि नाइट्रिक अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण विधि का सचित्र व्याख्या करना है। क्या करना है, सचित्र व्याख्या करना है। जो पहला इसमें प्रश्न कह रहा है कि कार्बन, दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा कह रहा है कि आयोडीन से किस प्रकार क्रिया करता है और संबंधित रासायनिक समीकरण भी देना है। चलिए ठीक है, ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। देखिए सर, जो सिद्धांत है इस पर चलेंगे हम लोग। जो पहला कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में इस विधि में अमोनिया का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति
में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर NO में कन्वर्ट होता है। जब यहाँ पे अमोनिया को 5O2 के साथ अपक्रिया करवा देंगे प्लेटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस ताप में, तो 4NO और 6H2O में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर जो सेकंड है, प्राप्त NO का ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 2NO और O2 के साथ अब क्रिया करवा देंगे, 2NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप थर्ड कह रहा है कि NO2 का जल अपघटन कराने पर नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। 2NO2 प्लस H2O के साथ अब क्रिया करवा देंगे तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HNO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फिगर बना है। इस फिगर में आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान देना कि ये कैटालिस्ट, ये जो चैम्बर है ये कैटालिस्ट चैम्बर है और नीचे से अमोनिया और वायु यहाँ से दी जा रही है और यहाँ पे प्लेटिनम की छड़ें लगी हैं। जब इनसे धीरे धीरे रिएक्ट होता है तो ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसमें आता है 2NO और O2 जब क्रिया करता है यहाँ पे तो 2NO2 कन्वर्ट हो जाता है। जब इस चैम्बर में जाता है ऊपर से ये H2O गिरता रहता है और यहाँ पर नीचे हम लोग को, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन टॉप ऑक्सीकारक कक्ष कह सकते हैं। और यहाँ पर जो इस टावर से, ठीक है, जब ऊपर से जल गिराते हैं जो NO2 वो कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी क्रिया विधि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस क्रिया विधि में उत्प्रेरक कक्ष के निचले भाग से अमोनिया वायु का जो मिश्रण प्रवाहित करते हैं, कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है। क्या होती है? प्लेटिनम की जाली लगी होती है, जिससे 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड से होता है और प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जहां यह NO2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त NO2 का अवशोषण कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर ये पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं और ऊपर से जल के यहाँ फुहारे, ठीक है, जल के फुहारे के रूप में गिरता रहता है, जल फुहारे के रूप में गिरता रहता है, जिससे NO2 का जल अपघटन, ठीक है, HNO3 में हो जाता है। और इसकी जो अपक्रिया है 4HNO3 को जब कार्बन के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो हो जाएगा 4NO2 प्लस CO2 और H2O हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है आयोडीन से जब इसकी हम अपक्रिया करवा देंगे 10HNO3 को I2 के साथ तो हो जाए 10HNO2 और 4H2O में, और यहाँ पे टूट जाएगा 2HiO3 आयोडिल अम्ल। क्या बनेगा? आयोडिल अम्ल बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि ग्लूकोज से कीटोन और ठीक है, क्या कीटोन और एल्डिहाइड तथा 5 OH समूह की यानी प्रेजेंटी की पुष्टि अपक्रिया के समीकरण द्वारा देनी है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक हम लोग को क्या परीक्षण भी देना है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे पहला बता रहे हैं, ये जो ग्लूकोज को एसिटिल कोलाइड से क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा, ठीक है, कह रहा है कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। इस अपक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। यह अपक्रिया समीकरण के दौरान दिखाई जा रही है। बिल्कुल ध्यान देना, यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब हम इसके साथ क्रिया करवाएंगे, अब ध्यान देना रिएक्शन, हम लोग CH3 को
और यहाँ से क्या C2H5OH यहाँ लेते हैं और यहाँ पे लाकर हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करके शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से उठाएंगे शिफ्ट कर देंगे और इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, OC, ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे OCOOCH3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है देखो OCOCH3 यहाँ पर भी है और सेम वही यहाँ पर भी लिख करके 4 लगा देंगे और 5HCl में तोड़ देंगे। ठीक है, यही आपका क्या है, अभिक्रिया है। जो अभिक्रिया हो रही है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग यानी गर्म करेंगे। अगला है ग्लूकोज का परीक्षण देना है। जब कह रहा है कि ग्लूकोज को शुष्क परख नली में गर्म करते हैं तो ये पहले पिघल कर भूरा पड़ जाता है, फिर चीनी की गंध आती है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि मालिश परीक्षण क्या होता है। यह परीक्षण प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट देता है। इस परीक्षण में एक परख नली में ग्लूकोज का विलयन लेकर के 200 ml नेप्थॉल का, ठीक है, एल्कोहलिक विलयन मिलाते हैं और फिर इसमें H2SO4 की बूंद धीरे धीरे मिलाते हैं। दोनों के मिलने के स्थान पर यह बेंजीन रंग का वलय बन जाता है। इसी को कह रहा है कि मालिश परीक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मालिश परीक्षण कहते हैं। इसी प्रकार ये आपका पूरा सेट कंप्लीट हो गया। मैं सारे सेट को एक बार सारे प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो इस सेट में पहला प्रश्न था कि, ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि FCC एक सेल के कोर की लंबाई a और इसके परमाणुओं की त्रिज्या r में संबंध, तो ये आपका था। और इसी का दूसरा जो प्रश्न है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। और तीसरा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, और इसके बाद अभिक्रिया A से उत्पाद अभिकारक की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, अभिक्रिया की कोट होगी। अब ये कह रहा है नेक्स्ट, I2 व क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरोल। क्या होगा, कैल्सीफेरोल क्या होगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न, ये दूसरे का सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एक सेल का कोर 430 पिकोमीटर है, पिकोमीटर है। एक सेल में परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए, जो आपका दिया गया है, जो मैं गणना करवा दिया हूँ। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, घोल का 20 डिग्री सेल्सियस प्रासर दाब कर 3.2 वायुमंडल है, बिलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। और इसका भार दिया 342 दे दिया गया है। ठीक, और प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट को उदाहरण देकर समझा, ये भी मैंने समझा दिया है। और ये सेल वाले प्रश्न हैं और ये अंतर देना था। और नेक्स्ट, ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये कह रहा है, आप इस स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, मैं दे रहा हूँ आप। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग लिखते रहे। मोलर चालकता परिभाषित करो, स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लीजिएगा आप लोग। चालकता का, ठीक है, सांद्रता का चालकता का प्रभाव, भौतिक अवशोषण, रासायनिक अवशोषण। ठीक, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, लेंथेनाइट जो तत्वों का, इसको देख लीजिएगा। एनिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, इसको देख लीजिए, इसको उपयोग देख लीजिएगा। प्राथमिक कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ये दे दिया गया है। इनकी 3/4 आयु की गणना करना है। ठीक, ये आपका निम्नलिखित IPC नाम देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संकरायन क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ऑप्शन संख्या क्या होती है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, और प्राथमिक एल्कोहल अंतर देना है। ठीक, इसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन क्या होता है, सारे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकिन आप लेते रहिएगा। और आप लोग, एग्ज़ाम आ गया है, प्रैक्टिस सेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ जाइए और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो वीडियो पुश करके देखते रहिए।
प्रैक्टिस सेट कीजिए, इसी से आपके मार्क्स का पता चलेगा। उसी 3 घंटे 15 मिनट में आप कितना सेट सॉल्व करते हैं, पूरा सेट सॉल्व करने के बाद दोबारा उसी को सॉल्व कीजिए। आपको लिखने का तरीका, कंटेंट कैसा, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, जो भी प्रश्न, अगर आप कोई प्रश्न छूटता भी है तो आप इसको मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, कोई मत छोड़िएगा कि ये अथवा मैंने कर लिया, ये नहीं करेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग